नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी रचना पुंज हिंद 201 पेपर को लेके, जो कि बीए बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए अनिवार्य पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। इस पेपर का हम करेंगे पाठ्यक्रम विश्लेषण। पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको इस पेपर को पढ़ने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण के सिलसिले में। आज अनिवार्य हिंदी रचना पुंज का पेपर, आप लोगों को ये सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखो। अनिवार्य हिंदी रचना पुंज का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है। 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं और 70 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। 30 नंबर आप लोगों को भली भांति वाकिफ़ होंगे 30 नंबर से कि 10 नंबर आपके असाइनमेंट्स के हैं, 15 नंबर एमटीटी के हैं और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के होते हैं। कुल मिला के 30 नंबर वो होते हैं और 70 नंबर का फाइनल एग्जाम में पेपर आता है। तो देखते हैं अनिवार्य हिंदी रचना पुंज का जो पेपर है वो बीए बीकॉम दोनों विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसी तरीके से आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में प्रयोजन मूलक हिंदी एक पेपर हिंदी का अनिवार्य पेपर के रूप में पढ़ा है। प्रयोजन मूलक हिंदी में आप लोगों ने सामान्य हिंदी की जानकारी प्राप्त की कि भाषा क्या है, हिंदी के अंतर्गत जो मुहावरे, शब्द, लोकोक्ति, हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी का सामान्य जो बेसिक अध्ययन होता है वो आप लोगों ने प्राप्त किया है। बीए द्वितीय वर्ष और बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए जो अनिवार्य पेपर रखा गया है उसमें गद्य पद्य का संकलन किया गया है, अर्थात आप साहित्य पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने व्याकरण से संबंधित चीज़ें पढ़ी हैं और सेकेंड ईयर में आप साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य पद्य दोनों रचनाएं आती हैं। तो यहाँ इस पाठ्यक्रम में गद्य पद्य दोनों का संकलन किया गया है, जिसे अनिवार्य हिंदी रचना पुंज के नाम से बनाया गया है। तो ये बात इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पे देखो जो सिलेबस, ये सिलेबस जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के साइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसमें मेंशन है कि प्रोफेसर कुमार कृष्ण कमल प्रकाशन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से जो किताब आती है गद्य पद्य का संकलन, वो उसका मूल्य 45 रुपये है। तो आप अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो भी किताब अवेलेबल हो आप उससे ले लीजिए, क्योंकि बिना किताब के अध्ययन करना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से अन्य पाठ्यक्रमों की तरह इस पाठ्यक्रम को भी इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 में विभक्त किया गया है। तो क्रमशः हम एक एक इकाई का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगी। तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हाईलाइट करती हूँ मैं। इकाई 1। इकाई 1 के अंतर्गत आप सभी को बीए बीकॉम कंपलसरी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने के लिए रखा गया है उसमें कबीर शामिल हैं। कबीर दास, कबीर का नाम आपने पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि 10वीं तक तो हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो कबीर दास हैं जो कि भक्ति काल के कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। यथार्थ के धरातल पर इनका वर्णन है और इन्होंने बड़े सारे दोहे लिखे हैं जो एक तरह से समाज को जागरूक करने के लिए, समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है अपने दोहों के माध्यम से, रचना के माध्यम से। दूसरे कवि हैं घनानंद। घनानंद जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जो नॉन हिंदी के बच्चे जो नहीं पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो कबीर हमें जो मिले हैं पढ़ने के लिए वो भक्ति काल से संबंधित है। मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग फाइनल एग्जाम में जो बहुविकल्पी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कबीर किस कालखंड से संबंध रखते हैं, तो भक्ति काल से। इसलिए इस तरह के प्रश्न को भी आपको ध्यान में रख के चलना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आपके एमटीटी एग्जाम में और आपके फाइनल एग्जाम में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो घनानंद है, घनानंद का संबंध रीतिकाल से है। रीतिकाल से संबंध है घनानंद का। रीतिकाल
जब हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं तो रीतिकाल को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीतिकालीन परंपरा परिपाटी से बंधे हुए कवि होते हैं, अर्थात क्लिष्ट रचना, दोहा, चौपाई, छंदों में रचना करते हैं। संस्कृत परिपाटी से जो चली आ रही एक पद्धति है उसको ध्यान में रख कर रचना करते हैं तो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीति सिद्ध कवि वे होते हैं जो रीतिकालीन जो परंपरा है, संस्कृत की जो काव्य सृजन की परंपरा है, लिखने की परंपरा है, उसके सिद्धस्थ कवि होते हैं। लेकिन वे हिंदी में जब रचना करते हैं तो आवश्यकता अनुसार जहाँ उन्हें लगता है वो रीति परिपाटी का पालन करते हैं, नहीं तो अपने लय में लिखते हैं, हिंदी को ध्यान में रखते लिखते हैं तो वो रीति सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धस्थ होते हुए भी वो पूरी तरह से बंधे हुए नहीं होते हैं। अगला जो है वो है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि वे कवि हैं जो किसी भी तरह के रीतिकालीन परिपाटी या कह सकते हैं सामाजिक नियमों में या उस समय की जो चीज़ें चली आ रही थी परंपरावादी संस्कृति नियम, उसमें बंधे नहीं होते हैं, अर्थात तो फ्री होते हैं। किसी भी तरह की धारा से बंधे ना होना, मुक्त होना रीति मुक्त कालीन कवि की एक कसौटी रही है। उसके अंदर घनानंद का नाम सर्वोच्च स्थान पर लिया जाता है। घनानंद के अलावा जिसका नाम आता है उसमें आलम, बोधा, ठाकुर, ये तीन अन्य कवियों का नाम भी आता है, लेकिन घनानंद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो घनानंद के कुछ पद हैं जो घनानंद बिरही कवि के रूप में जाने जाते हैं और बिरह वेदना से संबंधित जो इनके पद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत शामिल छायावाद से है। छायावाद एक कह सकते हैं विचारधारा रही आधुनिक काल में, जो भारतीय युग, द्विवेदी युग के बाद छायावादी परिपाटी शुरू होती है। छायावाद को अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं प्रेम पूर्ण कविताएं लिखी जाने लगी छायावाद में ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि वही कविताएं लिखी गई, लेकिन ज़्यादातर उसी का बोलबाला है। उसके अंतर्गत आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद एक अन्य कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद ये आगे बढ़ते हैं। नई कविता के दौर के कवि हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, इस इकाई के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है इनका सामान्य जीवन परिचय पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या करना है, कबीर का सामान्य जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, अर्थात कबीर का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका पूरा जीवन कैसे रहा ना, उन्होंने क्या क्या लिखा है, साहित्य में उनका क्या योगदान है, इस संदर्भ में आपको पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से घनानंद को पढ़ना है, घनानंद का रीतकाल में क्या योगदान रहा है, रीतकाल के कब के कवि हैं और घनानंद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसके बारे में पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ है और इनका क्या योगदान साहित्य में रहा है, इनका जीवन परिचय क्या रहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में भी ठीक वैसे ही पढ़ना है। तो अर्थात इस इकाई के अंतर्गत आपको इन चारों कवियों का सामान्य परिचय अर्थात जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। जब ये आप पढ़ लोगे तो उसके बाद इनके दोहे लगे हुए हैं। कबीर के 15 दोहे लगे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं और घनानंद के 3 कवित्त लगे हुए हैं, 3 सवैया लगे हुए हैं जो आपको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपके पाठ्यक्रम में एक ही कविता लगी हुई है, वो है 2 कविता लगी हुई है। पहली है तोड़ती पत्थर और विनय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी 2 कविता लगी हुई है, विप्लव और गायन। तो आपको ये आपके पाठ्यक्रम में है जो आपको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें। कविता आपको अगले वीडियो में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आगे बढ़ते हैं। आगे इकाई 2 के अंतर्गत हम देखेंगे, आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। इकाई 2 मैं हाईलाइट करती हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है, फिर काव्य ही पढ़ना है, कविता ही पढ़ना। लेकिन ये जो कवि हैं, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कबीर थे कबीर जो कि भक्ति काल से थे। उसके बाद आप लोगों ने देखा घनानंद को जो कि रीति काल से थे।
उसके बाद आप लोगों ने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बालकृष्ण शर्मा नवीन को, जो कि छायावाद के दौर के कवि रहे हैं। इकाई 2 में उसकी आगे की काव्य धारा के कवियों को आपको पढ़ना है, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी प्रयोगवाद के कवि हैं। सुदामा पांडे धूमिल, ये भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कवि हैं ये छायावाद के बाद के कवि हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे किस युग के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध किस युग के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। सुदामा पांडे धूमिल किस युग के कवि हैं? तो ये भी प्रयोगवाद के कवि हैं। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनका भी सेम पहली इकाई की तरह ही पढ़ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का जीवन परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय उनका क्या है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं और इनका साहित्य में क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में भी पढ़ना है कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनका शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, पूरा जीवन क्या रहा, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और साहित्य में योगदान क्या है इनका। सुदामा पांडे धूमिल किस युग के कवि हैं और इनका पूरा परिचय देना है और इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब आप देखो कि जो इनकी कविताएं लगी हुई हैं वो है अज्ञे की कविता लगी हुई। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये लिखने आना चाहिए, तो लिख के भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, क्योंकि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, वात्स्यायन लिखने में लोग गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। मुक्तिबोध का भी पूरा नाम पूछा जाता है और धूमिल का भी पूरा नाम पूछा जाता है, क्योंकि ये लोग अज्ञे, मुक्तिबोध और धूमिल के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो आप लोग, अज्ञे की 2 कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, कितनी नावों में कितनी बार, और दूसरी कविता है दुर्वाचल। आप लोग परेशान नहीं होना, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िएगा। कविताएं मैं आप लोगों को जरूर आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मुक्तिबोध की 2 कविता लगी हुई है, मुझे तुम्हारा साथ मिला है। अगली कविता है ओ मेघ। धूमिल अर्थात सुदामा पांडे धूमिल की भी 2 कविता लगी हुई है, दस्तक, रोटी और संसद। दस्तक, रोटी और संसद, ये 2 कविताएं आपको पढ़नी हैं, तो आप ध्यान देना इसको। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं इकाई 3 में, जैसा कि अभी इकाई 1, इकाई 2 में आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कविता से संबंधित चीज़ें पढ़नी थी। इकाई 3 में गद्य है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये अनिवार्य हिंदी रचना कुंज का जो पेपर है, इसके अंतर्गत आप लोगों को गद्य और पद्य पढ़ना। तो 2 इकाई में आपको पद्य पढ़ना है, और पद्य जो आपको शामिल किया गया है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के एक काल से एक कवियों को उठाया गया है, जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इकाई 3 के अंतर्गत देखिए आपको कहानी पढ़ना है। कहानी आपके पाठ्यक्रम में किसकी किसकी लगी? प्रेमचंद की कहानी ईदगाह लगी हुई है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक लगी हुई है। काशीनाथ सिंह की कहानी अपना रास्ता लो बाबा। उदय प्रकाश की कहानी लगी हुई है 56 तोले की गर्दन। ये 4 कहानीकार हैं, 4 कहानीकारों की 4 कहानियाँ लगी हुई हैं। बेहतरीन कहानीकार हैं और बेहतरीन कहानियों को भी यहाँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और बहुत आसान सी कहानी है, तो बहुत घबराने जैसी ज़रूरत नहीं है। आपको इसको पढ़ने के लिए आप कोशिश करना कि आपको टेक्स्ट से पढ़ना। टेक्स्ट कहने का मतलब है कि ऐसे सारांश किताब से नहीं पढ़ लेना है। आप गूगल पे टाइप करेंगे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, तो आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF को आप पढ़ने की कोशिश करना। एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसकी बारीकी को पकड़ पाएंगे कि कहानी का उद्देश्य क्या है, आखिर ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई है और इसे हमें पढ़ने के लिए क्यों रखा गया है, और इसको पढ़ के हम क्या सीख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम को नहीं बना दिया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है कि आपको जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं आपको क्या सिखाना, क्या बताना चाहते हैं, उस नज़रिए से इस कहानीकार को रखा गया, इनकी कहानी को सिलेक्ट करके रखा गया कि यही कहानी BA सेकेंड ईयर, BA BCom सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ना होगा। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कहानी बेहद बेहतरीन कहानी, एक बच्चे के जीवन पर आधारित कहानी है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है कहानी। विभाजन कहने का मतलब है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद बड़े दिनों के बाद जब पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया आते हैं और
वो लोग उस चीज़ को देखते हैं जहाँ वो उनका अपना घर था, अपनी जागीर थी, और विभाजन के दौरान उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो अपना जो अपने लोगों से, अपने परिवार से मोह है, उनको बहुत बारीकी से बताया गया है। और उस दौरान जो कत्ले आम हुआ था उसको भी बहुत बारीकी से मोहराकेस ने उद्धृत करने की कोशिश की है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप इसे कोशिश करना कि सारांश पढ़ के इसको समझने की कोशिश नहीं करना। आप इसे डाउनलोड करना PDF, और वहाँ से लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करना। आपको बहुत बेहतरीन कहानी, बहुत कुछ बताएगी। अगली कहानी है काशीनाथ सिंह का अपना रास्ता लो बाबा। ये भी सामाजिक जागरूकता की कहानी है। समाज में किस तरीके से एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ अपना पेश आता है, कह सकते हैं फर्ज निभाता है, या कैसे वो उसको ट्रीट करता है, उसके बारे में बहुत बेहतरीन कहानी है कि अब अपना रास्ता लो बाबा था, अपने घर जाओ। कहानी आप पढ़ना। गांव से शहर, शहर से गांव के बीच के तालमेल और रिश्तों के बीच की कहानी है। उदय प्रकाश की कहानी 56 तोले की करधन। ये भी बेहतरीन कहानी है, 56 तोले की करधन। और इसमें भी परिवार के बीच वृद्धों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वृद्धों का कह सकते हैं कि वृद्धों कहा जाता है ना कि जब बुढ़ापे में का सहारा अपना धन होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, तो उसी तरीके का कि लोग इज्जत तभी करते जब अपने पास कुछ हो नहीं। तो वृद्धों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, उसका बेहतरीन वर्णन है। आपको इस कहानी में मिलेगा, आप पढ़ना और कोशिश करना PDF से ही पढ़ना। और जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं ज़रूर बहुत विस्तार से इसके बारे में गहराई से आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगी। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, प्रेमचंद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो कि आप इसी तरीके से चारों कहानीकारों को पढ़ना है। और जो कहानी लगी हुई है, इस कहानी का तात्विक समीक्षा और सारांश दोनों पेपर में आएगा, तो उस नज़रिए से भी आप लोग इसको पढ़ने लिखने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। इकाई 4। इकाई 4 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने के लिए शामिल किया गया है निबंध। निबंध साहित्य की एक विधा है। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक है, उसी प्रकार से निबंध भी है। निबंध को साहित्य की कथेतर विधा कहा जाता है। कथेतर विधा से मतलब है जो कथा साहित्य से इतर विधा हो। कथा साहित्य के अंतर्गत आता है, अर्थात गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है कहानी, उपन्यास, नाटक। इसके अलावा जैसे कि निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र ना, यात्रा वृत्तांत, गीत, ये सब जो चीज़ें हैं वो कथेतर विधाओं के अंतर्गत आती है। उसी में निबंध को शामिल किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध लगा है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि निबंध आप लोगों के लिए नया, कहानी उपन्यास तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। निबंध एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक का स्वयं का विचार होता है, स्वयं की सोच या स्वयं की विचारधारा को शामिल किया जाता है। अर्थात लेखक जो सोचता है वही वो लिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विशेष विषय पर लिखा गया संक्षिप्त लेख, किसी विशेष विषय पर लिखा गया संक्षिप्त लेख जिसमें अक्सर व्यक्तिगत विचारधारा व्यक्त की गई हो, वह निबंध कहलाता है। अर्थात लेखक का स्वयं का विचार होता है, स्वयं की समझ होती है, स्वयं की कल्पना होती है, मतलब स्वयं का यथार्थ होता है। जो जैसा समझता है, जिस चीज़ को, जैसे चीज़ों को प्राप्त करता है, या जिस चीज़ को लेकर जो विचारधारा होती है, उसको केंद्र में रख के जो रचना होती है वो निबंध कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जो निबंध लगा हुआ है, महादेवी वर्मा का निबंध लगा हुआ है, जीने की कला। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध लगा हुआ है, नेता नहीं नागरिक चाहिए। और अगले निबंधकार हैं श्रीलाल शुक्ल का निबंध लगा हुआ है, अंगद का पाँव। यहाँ पे भी आपको वैसे ही पढ़ना है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ना है। महादेवी वर्मा छायावाद, अर्थात जब हम छायावाद कहते थे, एक बार फिर से आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है, जिसमें है भारतेंदु युग पहला, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद है। छायावाद के अंतर्गत महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 पुरोधा कवियों में छायावाद का नाम आता है। पंत प्रसाद निराला वर्मा, वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक बहुत बेहतरीन निबंधकार रही हैं, और उनके निबंधों में से ही एक निबंध जो आपको पढ़ना है, जीने की कला, अर्थात इंसान को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए।
क्या केवल पैदा होना और मर जाना यही जीवन का अस्तित्व है? आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ है? इन तमाम तरह की बहुत बारीकी से एनालिसिस कह सकते हैं, विश्लेषण महादेवी वर्मा अपने विचार अपने भाव से करती हैं। तो बेहतरीन निबंध आपको मिला है पढ़ने के लिए। आप इसको सारांश रूप में नहीं पढ़ना, कोशिश करना कि लाइन टू लाइन आप पढ़ो, टेक्स्ट डाउनलोड करके पढ़ना आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध जो लगा है व्यंग्यात्मक निबंध है, जो कि आज के समय समाज को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और पहले भी जो समाज चला आ रहा है, एक तरह का व्यंग्यात्मक निबंध है। जनता कह रही है हमें नेता नहीं नागरिक चाहिए। नेता तो बहुत हैं, लेकिन नेताओं के अंदर नागरिकता हो। नागरिकता से कहने का मतलब इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, ऐसा हमें नेता चाहिए। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत हो। तो व्यंग्यात्मक निबंध है, आप इसे पढ़िएगा, बेहतरीन निबंध है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नई तरह की सोच और से आप रूबरू हो पाएंगे। अगले निबंधकार है श्रीलाल शुक्ल का जो निबंध लगा हुआ, उसका नाम है अंगद का पाँव। अंगद का पाँव एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अंगद का पाँव कहने से तात्पर्य है, आप कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक निबंध के अंतर्गत अंगद का पाँव का जो संदर्भ आया है, महाभारत में आया है, रामायण में आया है। जब अंगद श्रीलंका जाते हैं, लंका जाते हैं, और वहाँ पे रावण उनके पैर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंगद का पाँव होता है, वो हिला तक नहीं पाता है। तो उसी पौराणिक कथा के संदर्भ को ध्यान में रख के आज के समाज को व्यंग्यात्मक नज़रिए से देखने और समझने की कोशिश की गई, एक व्यंग्य है। तो बेहतरीन निबंध आपको मिला है पढ़ने के लिए, आप इसे पढ़िएगा। और ये हो गया संपूर्ण एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि पूरा पेपर आपको आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार आप देख लो। इकाई 1 में आपको कविताएं पढ़नी हैं और कवियों का परिचय पढ़ना है। इकाई 2 में भी कविताएं हैं और कवियों का परिचय है। इकाई 3 में कहानी पढ़नी है आपको। इकाई 4 में निबंध पढ़ना है। मैंने बहुत विस्तार से बारीकी से चीज़ों को समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। रही बात कविता की और विस्तार से कहानी के अंदर जाके पढ़ाने की, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आपको ये जानकारी दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।